चलिए, तो लाइव तो नहीं हो रहा है, तो अपन वो रिकॉर्डेड ही चलते हैं, ठीक है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका पेपर 1, ठीक है, CGPSC मेंस पेपर 1। ठीक, आप सभी को पता है CGPSC मेंस में 7 पेपर होते हैं ना। ठीक, सिलेबस के बारे में पता है क्या है कैसे है। ठीक, राहुल सर एक दिन क्लास लिए थे तो वो पूरा सिलेबस डिस्कशन कर दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे जाएंगे, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसको राहुल सर डिस्कस कर दिए थे। आज जो टॉपिक है वर्णमाला, उस पर हम लोग नज़र करेंगे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं हर क्लास में लेता हूँ ताकि मैं आप लोग से जुड़ पाऊँ, आप मेरे से जुड़ पाए, ठीक है। तो आप सभी को आपका नाम बताना है, आप कहाँ से आते हैं, यानी कि आपका नेटिव प्लेस क्या है वो बताना है, और आपने कौन सा कोर्स किया है। कोर्स मतलब वही BA, BCom, BE, ठीक है, LLB और कोई PGDCA जो भी आप लोग किए वो सब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए आप, बेसिक सा नाम एकदम। पहले मैं शुरुआत करता हूँ, आप मत कीजिए, ठीक है। आप मेरा नाम जान लीजिए पहले। आप में से किसी को मेरा नाम पता है? क्या नाम है? हाँ, हरीश तो खैर ठीक है, जानता है। अक्षय का भी चलो ठीक है, जानता है, ठीक है। लेकिन मेरा जो एक्चुअल नाम है वो कुछ ऐसा है ना, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। ठीक, तो मेरा नाम भीष्मणि सिन्हा है, मैं रायपुर का निवासी हूँ, ठीक है। और मैंने BE किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। चलिए आप दीजिए। ठीक है, चलिए आप बताइए। क्या दिमाग में? काजल। चलो बहुत बढ़िया, आप बताइए। श्वेता वर्मा, ठीक है। हाँ, और कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन, ठीक है। आप बताइए। आराम से आराम से। हाँ, नाम क्या है बोले आप? आयोध कुमार, ठीक है। मीनिंग क्या होता है आयोध का? क्या मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? न हारे, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या? BTech फ्रॉम NIT रायपुर, वेरी गुड। BA सेकेंड ईयर अभी हो, चल रहा है प्राइवेट, तो रेगुलर तो फिर यहाँ जल्द हो जाता है। चलो ठीक, आप बताइए। ओके, क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट, ठीक है। क्या 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 नाम है? काजल गुप्ता, ठीक है। ठीक है, आप बताइए। हाँ, भाटापारा बलौदा बाजार वाला, ठीक है। PSC क्या? मैं BSc सुनता हूँ, मेरे PSC सुना है। कोई BSc बोलता है, मेरे PSC सुना जाता है, ठीक है। BSc ऑनर्स, ठीक, वेरी गुड। आप बताइए पीछे। हाँ हाँ, किस में ऑनर्स में? ठीक है। हरीश आप बताओ। हाँ हाँ, हो गया ना इस साल, चलो ठीक। पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब महासमुंद में कहाँ से? अच्छा, आप बताइए। आइए, ऐसा बताना है आपको, अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हो और आपने कौन सा कोर्स कंप्लीट किया है, मतलब पता चले ना कौन कहाँ से ठगा क्या है ना। चलिए बताइए, आप बताइए। आप ही ये आपको ही बोल रहा हूँ, ये सर, मेरा नाम सुमित्रा है। हाँ, मैं मेरी मनिंदगढ़ वाला, ठीक है। और BA से, ठीक है। चलिए अक्षय आप बताइए। मेरा नाम अक्षय कुमार है। हाँ हाँ, MTech किया, कहाँ से किया? NIT रायपुर। और BTech?
PSC करें। चलो ठीक है। Sir, I am Shruti Vastukar. I am from Bilaspur. I have done my graduation and post-graduation from the Department of Rural Technology and Social Development from Bilaspur Social PSC Office. चलो वेरी गुड, ठीक है। तो काफ़ी वर्साटाइल बैकग्राउंड है सभी का, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, तो चले हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला बोल सकते हो, हिंदी वर्णमाला, ठीक है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे आप बचपन में क्लास 1 में जाते थे, सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाता है, तो आपका आज का क्लास 1 ही मान के चलिए, और आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला आना बहुत जरूरी है। आपको हिंदी के कितने वर्णमाला, कितने वर्ण होते हैं, कितने होते हैं? 50, 52, ठीक है। तो 52 का जानकारी आपको होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जानकारी होगा तभी आपसे जाके संधि बनेगा, ठीक है, उससे आप संधि समझ पाएंगे। फिर आप संधि का समझ रखोगे तो आपको जाके उपसर्ग प्रत्यय सब समझ आएगा। तो कहीं ना कहीं से हर एक टॉपिक जो है इंटरलिंक है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, आप हिंदी वर्णमाला को लिख के, ठीक है, आपका अपने बचपन की यादों को ताज़ा कीजिए और लिखिए। अ से लेकर कहाँ तक होता है? स्र तक। आप लोग अपना ट्राई कीजिए, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। जिनको लगता है कि उनका बन जाएगा तो मैं आके चेक कर लूँगा एक बार, है ना। अभी आप सीख रहे हैं ना, गलती होने से डरना मत। हो गया? दो वर्ण गायब। वो अढ़ा और हाँ, तो अंगा नहीं बोलते उसको, अड़ा और अढ़ा बोलते हैं, ठीक है। अंगा ड और अड़ा जो है सेम दिखते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और कोई? ये सीक्वेंस, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है। और ये इस लाइन में नहीं होगा, अगले लाइन पे होगा कहीं पे। हरीश, लिखा कि नहीं लिखा? स्र कहाँ है? स्र तो लिख। आ भी नहीं आता। उसके बाद क्या है? आ के बाद ई। हाँ, हलंत नहीं आएगा। स्र ऊपर रहेगा, और ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ये पहले, ये बाद में, ठीक। आपका हुआ? छोटा खा गए, ऋषिक्री खा गए,
अभी सीखना है बहुत। ठीक, आप तो एकदम व्यंजन 4 व्यंजन में लिख दे हलंत लगा के। ये ड होता है, ड के नीचे में बिंदी लगेगा तो ड़ आएगा। ठीक है, तो बिंदी भी नहीं लगेगा ना तो आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा, है ना। एकदम केस सेंसिटिव समझते हो, केस सेंसिटिव। पासवर्ड डालो कभी कंप्यूटर पे, वो बोलता है केस सेंसिटिव, यानी कि अगर छोटा लेटर होगा तो छोटा ही मांगेगा, बड़ा लेटर होगा तो बड़ा ही मांगेगा। तो वैसे ही आपका हिंदी भी है, अगर कहीं पे ड लिखना है, ठीक है, और आप लिख दिए होशियारी में ड, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरा गलत। कोई वहाँ पे वो नहीं, रहम नहीं खाएगा कि चलो बच्चा है इतने दिन से मेहनत कर रहा है, ठीक है, 23 साल 25 साल का हो गया, कोई रहम नहीं, सीधा कटेगा। ठीक है, और ऐसा कोई लिखेगा उसको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी कि जितना सही लिखोगे, जितना प्योर लिखोगे, उतना अच्छा नंबर मिलेगा हिंदी लैंग्वेज में। जहाँ एक गलती हुआ तो पूरा का पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का प्रयास काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो चलिए, तो आप सभी को पता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। इसको 4 भाग में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, 4 भाग में देखते हैं कैसे कैसे। और आपको बस ये याद नहीं रखना है कि अ से लेकर स्र तक ऐसे चलता है और ख़त्म हो जाता है। आपको इसको 4 भाग में कैटेगराइज करके याद होना चाहिए कि पहले भाग में स्वर होता है तो स्वर में क्या क्या होता है, दूसरे भाग में अयोगवाह वर्ण होता है, व्यंजनी होता है, अयोगवाह वर्ण होता है तो उसमें क्या क्या होता है वो याद रखना है। ठीक, तीसरे भाग में व्यंजन होता है तो उस व्यंजन में क्या क्या भाग होता है। ठीक है, और चौथा जो आपका संयुक्त व्यंजन होता है तो उसमें क्या होता है वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो हिंदी वर्णमाला है ये होता है स्वर, जिसकी संख्या कितनी होती है बताइए, 11 होती है। कोई 13 वाले नहीं है ना, 13 संस्कृत में होता है। ठीक, अयोगवाह वर्ण होता है, कितना होता है ये, 2 होता है। ठीक है, व्यंजन कितना होता है, 33 + 2। ठीक है, अब क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, अपडेट वर्जन आ गया। जैसे आपका एंड्रॉइड का वर्जन आता है अपडेटेड, वैसे व्यंजन का अपडेटेड वर्जन आ चुका है। अब हम व्यंजन को कितना बोलेंगे, 35 बोलेंगे। ठीक है, अब हम तो उस कैलिबर के नहीं है कि इसमें कुछ बोल पाए। ठीक है, जो हिंदी के विशेषज्ञ, हिंदी के जानकार हैं, उनका मीटिंग होता है और उनके मीटिंग में ये तय किया गया है, संगोष्ठी बोलते हैं उनकी मीटिंग को। ठीक है, उनमें ये तय किया गया कि ड और अढ़ा जो आता है ना, ये इसको भी व्यंजन के रूप में शामिल किया जाएगा करके। ठीक है, क्लियर। तो आपका व्यंजन में बांटेंगे, एक होगा आपका स्पर्शी व्यंजन, ठीक, जिसकी संख्या कितनी होती है, 25। ठीक है, उसके बाद एक व्यंजन आएगा, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन, इसकी संख्या क्या होती है आपका, 4। ठीक, फिर आता है आपका ऊष्म व्यंजन, ठीक है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 4। और एक और व्यंजन होता है जो अपडेटेड में आया है, उसको बोला जाता है या तो उक्षिप्त व्यंजन बोला जाता है या फिर उसको बोला जाता है द्विगुण व्यंजन। ठीक है, उक्षिप्त भी बोलते हैं, द्विगुण भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, 2। आपका स्पर्शी व्यंजन का एक और नाम है, उसको बोला जाता है वर्गीय व्यंजन। ठीक, इतना हो गया है, 3 पार्ट में बढ़ गया ये। चौथा पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, 4। ठीक, तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा व्यंजन कैसे कैसे क्या होता है करके। ठीक है, तो स्वर देखते हैं सबसे पहले। ये नोट कर लिए थे आपने, नहीं किए थे, अच्छा नोट कर लो, उसको बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक, यहाँ पे जितना भी पॉइंट यहाँ पे नोट हुआ है सब 1 लाइनर पे। आप देखो, ये आपका जो प्री और मेंस के अकॉर्डिंग बैच चल रहा है, तो मैं आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चन बताते चलूँगा, साथ ही साथ मेंस में कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बताते चलूँगा। ठीक है, यहाँ से हर एक, मतलब आप लोग लिखते चलो और मेरी बात को सुनते रहना, हर एक पॉइंट का क्या यहाँ पे बनते चलेगा, क्वेश्चन बनते चलेगा। ठीक, क्या आपको पूछ सकता है स्वर की संख्या कितनी होती है प्री में,
अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी होती है पूछा जा सकता है, स्पर्शी व्यंजन में कितनी संख्या होती है ये आपको पूछा जा सकता है, और मेंस में ये पूछा जाएगा कि अंतःस्थ व्यंजन में शामिल वर्णों के नाम बताइए, ऐसे करके। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो है, हर एक क्वेश्चन है, तो आपको सब कुछ 100% याद होना चाहिए। यहाँ पे 99% याद करने वाली गुंजाइश नहीं है, आपको 100% याद रखना है इसको। ठीक है, क्लियर? आज हम लोग वर्णमाला के आगे भी पढ़ेंगे, है ना, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, प्रकार पढ़ेंगे, उसको पर्टिकुलर स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, आपका पहला देखते हैं स्वर। ठीक है, जो नोट नहीं किए वो लोग आजू बाजू से देख ले लो। स्वर की संख्या होती 11। ठीक है, और इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं भी वही बता रहा हूँ जो एक्चुअल में है, उस सीक्वेंस में याद करने का ये फायदा होता है कि आपको जब मैं आगे चल के वो पढ़ाऊंगा ना संधि, तो मैं बताऊंगा कि पहले का तीसरे में कन्वर्जन होता है कर, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पहला वर्ण बोल रहा हूँ क, तो उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, ग में, क ख ग, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो स्वर देखते हैं, ये कितना है आपका 11। ये होता है अ, आ, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटू की मात्रा, बड़ू की मात्रा, फिर ऋषि का री आ जाएगा। ठीक, फिर क्या आएगा आपका ए, ओ और औ। ठीक, तो 11 वर्ण जो है आपके किस में शामिल होते हैं, स्वर में। ठीक, इसके बाद होता है आपका अयोगवाह वर्ण। ठीक, अयोगवाह वर्ण, इसमें 2 वर्ण शामिल होते हैं, ये होता है आपका क्या, अम और आहा। ठीक, क्या क्या होता है, अम और आहा। ठीक, क्लियर? तो ये 13 वर्ण यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपका क्या, व्यंजन। ठीक, व्यंजन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक, इसमें आपका टोटल 25 वर्ण होते हैं और इसको 5 वर्गों में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, 5 वर्गों में क्या क्या है, एक होता है आपका क वर्ग, फिर होगा आपका च वर्ग, फिर क्या होगा बताइए, ट वर्ग, फिर त वर्ग, और लास्ट में होगा आपका प वर्ग। ठीक, क वर्ग में यानी कि हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। ठीक, वो आपको याद होना चाहिए, क, ख, ग, ख, और क्या आएगा आपका अंगा। ठीक है, अंगा लिखने के लिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, ड लिखना है और इधर बाजू में बिंदी लगाना है। ठीक है, तो ये अंगा कहलाएगा। ठीक, फिर लिखना है आपको च में, ये होगा आपका क्या, च, छ, ज, झ, या। ठीक है, क्या है, च, छ, ज, झ, या। ठीक है, फिर ट में आएगा आपका ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, ये देखो, ये ड और ये ड में मतलब वो अंगा है, फर्क है, पहले क्लास से ही बता रहा हूँ, दोनों में फर्क है। ठीक, लेकिन आप लोग देखना, आप लोग आगे चल के कहीं ना कहीं पे मिस्टेक करोगे ही करोगे। ठीक, वो होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक, लिखेंगे फिर त, थ, द, ध, न। ठीक, त, थ, द, ध, न। ठीक, फिर लिखेंगे लास्ट आपका क्या है, प, फ, ब, भ, म। ठीक, आपको एग्जैक्ट ऐसे ही याद करना है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, 5x5 का वो बन रहा है, 5x5 का। ठीक, मैट्रिक्स टाइप का बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है।
ठीक, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन बोला जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे आपका जो है वो है आपका क्या, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक, अंतःस्थ व्यंजन नहीं दिख रहा क्या पॉइंट, दिख रहा है ना यहाँ से। ठीक, इसमें क्या क्या आएगा बताइए। अंतःस्थ व्यंजन में आता है आपका य, र, ल और व। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन में क्या आता है आपका य, र, ल और व। ठीक, उसके बाद आएगा आपका ऊष्म व्यंजन, या इसी को बोलते हैं हम लोग संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन को ही क्या बोला जाता है आपका, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है बहुत ही संघर्ष के साथ होता है। ठीक है, क्लियर। ऊष्म इसलिए क्योंकि क्या होता है, जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो एक घर्षण पैदा होता है यहाँ पे। ठीक है, और जिससे क्या होता है, घर्षण से क्या होता है, घर्षण यानी क्या बोलना चाहिए उसको, फ्रिक्शन। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम समझ जाओगे ना। ठीक है, फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक हीट होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा। यार अलावा और क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या क्या आता है, शक्कर का सा, षटकोण का सा, सरोता का सा और हलवाई का। ठीक है, इसका उच्चारण करने आता है सबको। ठीक है, कोई जो छत्तीसगढ़ बेल्ट वाले रहते हैं वो तीनों क्या बोलते हैं, सा। ठीक है, भेषमणि हो जाता है मेरा नाम भी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा वो रहा है तो क्या कर सकते उसमें। ठीक है, क्लियर है। इसलिए जब भी आप इसको बोलेंगे तो उसको आप वो बोलेंगे शक्कर, मतलब जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं बोलते हैं शक्कर का सा है ये षटकोण का सा, और ये क्या है आपका सरोता का सा। ठीक है, और हलवाई का हा जो लास्ट में आएगा। क्लियर है, यही पढ़े आप लोग भी स्कूल में कि कुछ और दूसरा पढ़ाया गया। ठीक है, शलजम का सा वो पढ़ते थे। ठीक है, क्लियर। तो ये व्यंजन क्लियर है यहाँ पे आप लोग को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आएंगे लास्ट आपका वो रहेगा आपका क्या, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। ठीक, अच्छा हाँ सॉरी, इसको यहाँ पे लिख देता है ना, क्षिप्त व्यंजन, या इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। इसमें क्या आएगा आपका ड़ और अढ़ा। ठीक है, ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु, तो किसमें आएगा आपका द्विगुण व्यंजन में। क्लियर है। चलिए, तो अब देखते हैं आगे आपका क्या है, नेक्स्ट क्या है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन को कुछ ऐसे बनाना, संयुक्त व्यंजन में आपका 4 वर्ण होता है। एक होता है आपका क, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, छ, त्र, ज्ञ और क्या है, स्र। ठीक है, संयुक्त बोलने से ही समझ आ रहा है, संयुक्त मतलब क्या होता है, जुड़ाव होता है। यानी कि ये जो व्यंजन है किन्हीं 2 वर्णों के मेल से बना है, 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से अन्य व्यंजन वर्णों से मिलके बना है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे छ जो है वो आपका किससे मिलके बनता है, क और षटकोण वाले स से। ठीक है, ये किससे मिलके बनता है आपका त और र से। ठीक है, ये किससे बनता है, ज और य से। ठीक है, और स्र जो है ये बनता है आपके शक्कर का स और रस्सी का र, इससे मिलके बनता है। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ, स्र, जिसमें छ जो है क और स से मिलके बनता है। ठीक, त्र जो है त और र से मिलके बनता है। ज्ञ जो है ज और य से मिलके बनता है। ठीक है, और स्र जो है उसको क्या किससे मिलके बनता है, आपके शक्कर के स और र से मिलके बनता है। ठीक, क्लियर है। चलो, तो चलिए मैं आप लोग को 2 मिनट का समय देता हूँ, इसको सबको आप लोग याद कीजिए फिर से क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, अगर मैं आपको स्पर्शी व्यंजन का प वर्ग में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं बोलता हूँ तो आपको जवाब आना चाहिए। ठीक है, चलिए याद कीजिए।
हो गया याद? Yes. ठीक है, चले कॉपी बंद कीजिए आप लोग। ठीक, चलो पांडे आप बताना अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं बताइए। ठीक है, वेरी गुड। चलो अक्षय आप बताओ उष्म में क्या आता है? तीनों सर? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। चलो आप बताएंगे कि प वर्ग में, आप ना, हाँ, प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ठीक है, आप बताना स्वर में क्या क्या आते हैं? हाँ, फिर अचानक से चेंज हुआ आपका आ ई कैसे छोटा हो बड़ा हो। ठीक है, हाँ, और हाँ, री, हाँ हाँ, और एक ठो खा गए आप, ए के बाद आय आएगा ना। हाँ, ठीक है। चलो आप बताना कि संयुक्त व्यंजन में क्या क्या है? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। आप बताना कि जब संयुक्त व्यंजन है वो कौन कौन से वर्णों से मिलके बनता है? जैसे छ है वो किससे बनता है? आप हाँ, फिर ठीक है, और उसके बाद और आगे बताइए। ठीक है, ठीक है, और मेरे शक्कर का स और ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ें मैं बार बार बोल रहे हैं, सारा का सारा चीज़ आपका क्वेश्चन बनता है, आपको सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप बताएंगे अयोगवाह वर्ण में कौन कौन सा वर्ण होता है? हाँ, क्रिंजल नाम है ना आपका, बताइए। याद नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो आप बताना। अरे दो ठो है उसको याद नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलो पीछे आप बताना। हाँ हाँ, अयोगवाह में, अयोग क्या क्या? ठीक है, वेरी गुड। और उपक्षिप्त में क्या आएगा? र, र कीड़ा, हाँ हाँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, देखो ऐसा कुछ है। ठीक है, पढ़ा और पढ़ा वाला होता है ना, ठीक है, वो ऐसा वाला। ठीक, वह गिर पड़ा, मैं घर जाके पढ़ा। ठीक है, रहा ऐसा टाइप का जो आएगा तो ये रहेगा, और र ऐसा वाला कुछ होता है। सबका अलग अलग उच्चारण है। ठीक है, क्लियर। चलो तो अब सब मिलके सबको एक साथ रिवाइज कर लेते हैं, सबको याद भी हो जाएगा। तो स्वर में कितने वर्ण होते हैं आपके? क्या क्या होते हैं? आ, अम आहा नहीं आएगा, अम आहा नहीं आता। वो बचपन में हम लोग फ्लो में पढ़ते थे, अम आहा नहीं आता। ठीक है, आप 12 खड़ी पढ़ते थे उसमें वो आता था, लेकिन इसमें नहीं आएगा। ठीक, अयोगवाह में क्या आएगा? अम और आहा। ठीक है, उसके बाद व्यंजन देखते हैं। व्यंजन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला वर्ग है क वर्ग का। तो क में क्या आएगा? क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, वो ये हो जाएगा। उसके बाद च वर्ग देखते हैं, क्या आएगा? च, छ, ज, छ, या, है ना। ठीक है, और यहाँ ऐसा लिखा जाता है, आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूँ, या। ठीक है, क्लियर। उसके बाद कौन सा वर्ग आएगा आपका? ट वर्ग में क्या क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ, ड़। ड़ आएगा ना, इसमें ध्यान देना। कौन सा वाला ना? ये वाला, बाण का अणा वाला। क्लियर। उसके बाद बताइए, त वर्ग आएगा, त, थ, द, ध। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा आपका। क्लियर। यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन हो जाता है, खत्म नहीं होता। प वाला बचा है ना। प वर्ग में क्या क्या आएगा? बता। प, फ, ब, भ, म। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंतःस्थ व्यंजन में क्या आएगा? य, अलावा। ठीक, उसके बाद आएगा आपका ऊष्म व्यंजन, जिसमें 4 वर्ण आएंगे। क्या? पूरा सरसर आ गया सब। ठीक है, वो आपका नेटिव प्लेस में होने के कारण। ठीक है, जैसे बिहारी लोग का ऐसा होता है कि वो लोग जनरली व को ब बोल देते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ वालों का भी वही प्रॉब्लम है कि हम लोग स को सरसर आ देते हैं। ठीक है,
तो इसलिए आपको अब यहाँ पे हिंदी का क्लास चल रहा है, थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा वाला क्या है, इसलिए सबका अपना अपना तरीका। शलजम का सा, षटकोण का सा, ठीक है, और सरोता का सा, ठीक है। आगे जब मैं उच्चारण स्थान बताऊंगा ना, तब इसको और अच्छे से डिफाइन करूंगा कि इसका उच्चारण कैसे होता है, आपका जीभ कहाँ पे टकराएगा तो श का उच्चारण सही होगा, षटकोण के उच्चारण के लिए आपका जीभ कहाँ पे टकराएगा तो सही होगा, ठीक है। और स जो है कुछ भी ना टकराए, एकदम सिंपल वे में आता है, वो क्या होता है, सा होता है। क्लियर, वो आगे चल के मैं थोड़ा बताऊंगा। क्लियर ये हो जाएगा। उसके बाद उपक्षिप्त व्यंजन आता है, वो क्या होता है आपका, ड़ और अढ़ा होता है, ठीक। संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है आपका, ठीक है, ये क्या होता है, कौन सा वाला, नीचे वाला है ना, क्षत्रिय वाला होता है, क्षत्रिय, ठीक। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, क्षत्रिय, ठीक, वो उच्चारण क्या है उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्षत्रिय बोलते हैं। क्लियर है, KSH वाला उच्चारण होना चाहिए आपका, ठीक है। रक्षा, ठीक है, रक्षा बोलते हैं लेकिन रक्षा होता है वो। क्लियर है, ठीक। तो छ त्र ज्ञ स्र इसमें हो जाता है। तो ऐसे करके आपको क्या हुआ, 52 के 52 वर्ण यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्वर को देखेंगे, व्यंजन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आप लोग को परिभाषा लिखवा रहा हूँ, उसको लिखते चलना, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, ठीक है। हालांकि अभी तो मैं परिभाषा लिखवा रहा हूँ, ठीक। इसको आप लोग एकदम कंठस्थ कर लेना कि हिंदी लैंग्वेज में जब भी आपको कभी परिभाषा पूछा जाए, हिंदी भाषा के प्रश्न में जब कभी आपको परिभाषा पूछा जाए, तो आपका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या बताना है, उसका शाब्दिक अर्थ बताना है। अगर दे पाओ तो, जरूरी नहीं कि हर चीज़ का आप शाब्दिक अर्थ हो। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या दोगे, लेकिन संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, संज्ञा का भी होता होगा लेकिन उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ बताना है। उसके बाद उसका परिभाषा, जो उसको परिभाषा नहीं, व्याख्या कर लीजिए, इसको डिफाइन कीजिए उसको कि भाई होता क्या है, ठीक। और लास्ट में एक उदाहरण आपको देना ही देना है, ठीक। आपका जो परिभाषा आएगा हिंदी लैंग्वेज में 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसमें से कोई एक पॉइंट भी अगर आप मिस कर दिए तो वो 2 नंबर का 2 नंबर पूरा का पूरा नहीं मिलता। आपको कोई भी ऐसा स्कोप नहीं छोड़ना है कि जिससे आपका आधा नंबर भी छूटे, ठीक। पूरा लिखने के बाद भी 1.5 नंबर मिलेगा तो आपके साइड से उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। पूरा लिखे, जो बुक में दिखा उसी को याद करके लिखे, या फिर थोड़ा चीट निकाले अंदर से उसको देख के लिखे, फिर भी 1.5 नंबर मिला तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जनरली आपको 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा इसमें। क्लियर है, मतलब मेरा ये कहना है कि आपको स्कोप नहीं छोड़ना है जिससे आपका 1 नंबर भी कटे। क्लियर है, ठीक। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला लिखेंगे एक मिनट है। सबसे पहला प्रश्न लिखेंगे, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण। ठीक, वर्ण किसे कहते हैं, प्रश्न लिखें। उत्तर में लिखेंगे, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े, जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्लियर है। आप उदाहरण के तौर पे आपका मन पसंदीदा कोई सा भी 2-3 वर्ण को लिख लो। आप लोग 52 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, आपके मन पसंदीदा कोई सा भी वर्ण आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे आगे
दूसरा प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक, लिखेंगे इसमें वर्णों के, एक चीज ध्यान रखना, आप लोग अगर परिभाषा में भी अगर मात्रा में गलती करते हो तो वहां पे भी नंबर कटेगा। ठीक है, अगर आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का कोई जीएस वाला पेपर लिख रहे हो तो उसमें मात्रा को चलो इग्नोर कर देते, ज़्यादा उतना नहीं करते। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप हिंदी का अगर वो लिखने जा रहे हो, ठीक है, आंसर लिखने जा रहे हो, और अगर आपका मात्रा भी गलती हो गया तो कटेगा। ठीक है, क्लियर? चलो, तो वर्ण क्या बोलता है मैं, वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित समूह को, क्रमिक यानी सीक्वेंस में, क्रमिक ऐसा लिखा जाता है, क्रमिक या व्यवस्थित समूह को, वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला कहते हैं। समूह को वर्णमाला, वर्णमाला ऐसा लिखेंगे ना, वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखना आगे। फैन ऑन करना। ठीक, वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे आगे, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखी और पढ़ी जाता है या पढ़ी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी व पढ़ी जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, 52। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसको आगे आप लोग बताओ कि उस हिंदी वर्णमाला में क्या स्वर की संख्या, जिसमें लिखना आगे, जिसमें स्वरों की संख्या 11, अयोगवाह वर्ण 2, व्यंजन 35 और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गया आप लोग का। चले, अब देखेंगे हम लोग आगे स्वर देखेंगे, है ना, स्वर। तो प्रश्न लिखेंगे, स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? चलिए लिखेंगे इसमें उत्तर करके। ठीक है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। यानी कि आपको किसी भी प्रकार का दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेना है इसमें। ठीक है, जैसे व्यंजन का परिभाषा हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्वर ऐसे वर्ण हैं जिसके लिए उच्चारण में किसी भी प्रकार का सहायता नहीं लिया जाता। ठीक है, अथवा करके एक और डेफिनेशन लिखना, अथवा करके।
सेम ही है वैसे तो, अथवा करके जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, अब देखो, अब स्वर में 11 वर्ण होते हैं, है ना, तो उसमें उदाहरण में 1-2 मत लिखो, पूरा का पूरा स्वर वर्ण को लिख दो। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर वर्ण होते हैं जो इस प्रकार है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर वर्ण होते हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, तो आप लोग लिख लो उसमें आ ई करके, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, फिर छोटू की मात्रा, बड़ू की मात्रा, फिर ऋषि करी, ए ओ और आओ। आप उसी चीज़ों को बार बार लिखते जाएंगे ना तो चीज़ें याद हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये रब आ रही बहुत टफ जा रहा है करके, तो वो हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी ये कि आपको अपने साइड से 100% देना है इसमें। क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग देखते हैं स्वर का वर्गीकरण देखते हैं, यानी कि स्वर को और कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्वर का वर्गीकरण, स्वरों का लिख ले, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, ये किया जाता है पहला आपका मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर। ठीक, एक होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, और एक और होता है, इसको बोला जाता है ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति। ठीक है, हो गया यहां तक क्लियर? अब देखो, मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर, यानी कि 11 वर्ण को जब हम उच्चारण करते हैं, बोल के दिखते हैं, तो कुछ वर्ण यहाँ पे हमको ऐसे मिलते हैं जिसको कम समय लगता है। ठीक है, और कुछ वर्ण ऐसे हैं जो उस पिछले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या क्या है, ये 11 वर्ण है, आ ई। ठीक, 11 वर्ण दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचो कि ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिसको अगर मैं उच्चारण करने जाऊँ तो उसमें कम समय लगेगा और किस में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचो, सोच के पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओ में कम समय लगेगा, ओ में ज़्यादा समय। हाँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अ है आपका, ये वाला, ये ई है और ये ऊ जो है, ठीक है, इसमें कम समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आ है वो अ और अ से मिलके बनता है। ठीक है, ये जो ई है ये ई और ई से मिलके बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि इसमें उच्चारण कम समय लगेगा, मतलब उच्चारण समय कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, पहला वाला इसको बोलते हैं मूल स्वर। ठीक है, या इसी को बोला जाता है लघु स्वर। इसमें क्या किया जाएगा, यानी कि ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, फिर इसी करीब है। हाँ, ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण में हमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
मूल स्वर या लघु स्वर। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये देखो एक मात्रा का है, ये भी एक मात्रा का है, ये भी एक मात्रा का और ये भी एक मात्रा का है। क्लियर? मैं लिखाऊंगा सबको, परिभाषा भी लिखवाऊंगा, बस अभी समझते चलो। स्नेहा कुछ डाउट? मैं लिखवाऊंगा उसको, अभी लिखो मत, मैं लिखवाते चलो, अभी समझते चलो। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड होता है आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर में आप जो बच रहा है वो सब किस में आ जाएगा? आपका दीर्घ स्वर में। क्लियर है? तो आपको उसमें क्या क्या आ जाएगा? आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ू की मात्रा, ए और ओ, आओ। ठीक है, डेफिनेशन जब हम लिखते हैं, मैं लिखवाऊंगा उसको, तो ऐसा बोला जाता है कि ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, एक मात्रा तो ये हो गया, और आ जो है किससे मिलके बनता है? आपका आ और आ से। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जब भी इसका उच्चारण करेंगे तो 2 मात्रा लगेगा ही। ठीक है, तो 2 मात्रा का समय जिसमें लगता है उसको बोला जाता है क्या? आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और आता है, उसको बोला जाता है प्लुत स्वर। ठीक, वैसे तो ये क्या होता है आपका, उसमें यूज होता है, संस्कृत में यूज होता है प्लुत स्वर, आपके हिंदी में बहुत कम यूज होता है। ठीक है, जैसे आप लोग वहाँ गए हो, कहाँ गए हो? तिरुपति बालाजी, कोई नहीं गए हो? तो वहाँ पे जैसे इधर कहीं जाते हैं तो हनुमान भगवान की जैसे कल हो रहा था, तो वहाँ पे क्या करते हैं, क्या कैसे टाइप का चिल्लाते हैं? गोविंदा। हाँ ठीक है, पहले क्या बोलते हैं? गोविंदा बोलते हैं, फिर गोविंदा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, वो गोविंदा पहले बोलेंगे और उसको क्या बोलेंगे? गोविंदा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम गो को खींच रहे हैं, ठीक है, गो को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, उसके बाद विंदा बोल रहे हैं, तो इसी यहाँ पे जो खींचने वाला जो पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। ठीक, पहले क्या बोले? नॉर्मल गोविंदा बोले, फिर उसके बाद क्या बोले? गोविंदा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गो, और यहाँ पे इस तरीके का साइन बनाया जाता है। ठीक है, एक एस टाइप का, उसी को प्लुत स्वर का साइन बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा? आपका विंदा। ठीक, एक और उदाहरण मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग आजकल सब सी शिवाय नमस्तुभ्यम हो गया, पता है ना, सब लोग शिवमय हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जाते हो आप दर्शन करने, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? ठीक है, मैं बस आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग बताना उसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है। अरे उल्टा लिख दिया, शिव जी क्षमा करना। चलिए, आप लोग बढ़िया बेलपत्र लेके जाते हो, चढ़ाते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए कि वहाँ पे क्या लिखा है। ये तीनों में से कोई एक लिखा है, ठीक है, तो क्या लिखा होता है? पक्का? पक्का? बच तो फर्स्ट और थर्ड ही रहे, ठीक है, और अपने देखें कि भाई ऐसा टाइप का होता है करके। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है ना, ये हो जाता है ओ, उसके बाद ये जो है आप लोग हिंदी में वो देखिए नंबर कैसे लिखा जाता है, तो एक ऐसा लिखा जाता है, 2 मेरे याद नहीं आ रहा कैसे लिखा जाता है, लेकिन 3 ऐसा कुछ लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 3 का संख्या है, ऊ नहीं है, वो 3 का संख्या है वो। ठीक है, और ये क्या है? आपका माँ। क्लियर है? तो ये क्या होता है? ओ को आपको खींचना होता है। ठीक है, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ना कि ओम नमः शिवाय नहीं बोलते, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। ठीक है, ये होता है प्लुत स्वर। क्लियर हो रहा है चीजें? ठीक है, अब जाके कहीं पे दिखेगा ना तो उसको ऐसा बना देना। ठीक है भैया, गलत लिखे हुए सब, शिव जी कृपा नहीं बरसाएंगे ऐसे में। क्लियर? तो इसको ना त्रिमात्रिक वर्ण भी बोला जाता है। ठीक है, देखो पहला मूल स्वर्ण में क्या हो रहा था कि 1 मात्रा का समय लग रहा था, दूसरा देखिए दीर्घ स्वर, तो उसमें क्या हो रहा था? 2 मात्रा का समय। अब देखो इसमें क्या है?
3 मात्रा का समय, ठीक। अगर मैं अ का उच्चारण करता हूँ और उसमें जितना मान के चलो 1 सेकंड लगता है, ठीक, तो अगर मैं ओ का उच्चारण करूँगा और उसके बाद अगर प्लुत स्वर लगा है तो उसको मेरे को 3 सेकंड तक खींचना होगा, ठीक है। ये होता है मेन आपका प्लुत स्वर। चीज़ें क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब एक एक करके लिखते चलते हैं। पहला लिखेंगे हम लोग मूल स्वर। उस मूल स्वर को ना ये भी बोला जाता है, सॉरी मैं थोड़ा सा बता नहीं पाया, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ठीक है। मूल स्वर को काट दो आप लोग, मूल स्वर को वो दूसरे वाले डेफिनेशन में होगा, इसमें क्या होगा आपका ह्रस्व या लघु स्वर होगा, ठीक है। मूल स्वर को हटा दो आप लोग। ये ह में ऐसा वो जोड़ा है, अरे ये ह है, उसके बाद यहाँ पे डंडी लगा दो, र हो जाएगा, ह्रस्व या लघु स्वर। लिखेंगे इसमें ऐसे स्वर वर्ण या वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे देख रहे हो, उसे ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। पहला है आपका, मतलब इसमें क्या क्या, अ, ई, उ और क्या है आपका री, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाला देखें, वो क्या था आपका दीर्घ या गुरु स्वर, ठीक, दीर्घ या गुरु स्वर। इसमें लिखना वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, यानी कि जो पहला स्वर लिखा है उससे 2 गुना समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या 7 है। ठीक, तो जो बच रहा है वो आ जाएगा। 4 आप वहाँ लिख लिए, तो जो बच रहे हैं सब इसमें आ जाएगा। क्या क्या बचेगा आपका, आ की मात्रा, बड़ू की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए ओ आओ, ये सब आ जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर, चलो। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत, इस क्लास में मैं पढ़ाते भी चलूँगा, लिखाते भी चलूँगा, ठीक है, तो वैसे एडजस्ट होकर आपको पढ़ना है, ठीक। प्लुत स्वर लिखना ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लुत
स्वर, उदाहरण के तौर पे वो ओम वाला उदाहरण लिख लेना, गोविंदा गोविंदा लिख लेना, ठीक है। कुछ छूट गया क्या? फर्स्ट प्लुत स्वर का शुरू बताऊं, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। एक बार आपके उसमें आया था, मतलब किसी एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से त्रिमात्रिक कौन सा होता है, त्रिमात्रिक वर्ण कौन सा होता है करेक्ट, ठीक। आपके ऑप्शन में था मूल स्वर, मूल ही लिख रहा हूं मैं बार बार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और है आपका क्या प्लुत, और लास्ट वाला ऑप्शन था कुछ रहा होगा जो मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो क्या है इनमें से कोई नहीं करके, ठीक। तो उसमें क्या आप टिक करोगे? प्लुत स्वर, ठीक है। 2 नंबर मिल जाएगा आपको, क्लियर। और जो भी मैं आप लोग को डिफिनेशन लिखाते चल रहा हूँ, जैसे क्या है आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या प्लुत स्वर, ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके हिंदी में, ठीक है। तो जैसा मैं लिखाया हूँ वैसे ही आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक। पहले आप परिभाषित देखो, मूल स्वर का आप वो नहीं बता सकते, क्या बोलते हैं, पहला शाब्दिक अर्थ बता नहीं सकते, तो उसका स्कोप खत्म हो गया। आपको परिभाषा लिखना है, उदाहरण लिखना है और 2 नंबर लेके घर जाना है, ठीक है। तो ऐसे 2-2 नंबर करके आपका घड़ा भरेगा, है ना। यहाँ पे पुण्य का घड़ा भरेगा, आपका पाप का नहीं, आपके पुण्य का घड़ा भरेगा, और आपका रैंक भी अच्छा होगा और आपका नंबर भी अच्छा होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन, किसके आधार पे देखे थे हम लोग? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। इसमें भी हम लोग 3 ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे। एक होगा आपका मूल स्वर, दूसरा होगा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा जो होगा उसको बोला जाता है संयुक्त स्वर, ठीक। पहला क्या है आपका मूल स्वर, दूसरा क्या है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या है आपका संयुक्त स्वर, ठीक है। तो मैं आप लोग को पहले स्वर वर्ण दिखाता हूँ। अरे ठीक है। अब मैं डिफिनेशन बताता हूँ आप लोग को क्या क्या होता है, अभी बस समझते चलो, ठीक है। मूल स्वर ऐसा होता है ना जिसको जो स्वयं से उत्पन्न हुए, ठीक है। मूल स्वर ऐसे स्वर हैं जो स्वयं से उत्पन्न है, जिसको बनने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लगी। तो ऐसे वर्ण क्या क्या दिख रहे हैं आपको? और री है वो, ठीक है। तो क्या है आपका अ, ई, उ और क्या है आपका री, ठीक है। ये ऐसे वर्ण हैं जो स्वयं से उत्पन्न हुए, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मूल स्वर, ठीक है। उसके बाद दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर वर्ण जो एक समान वर्णों से मिलके बनता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जैसे अगर मैं बोलूं एक है, मतलब उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, 2 बन रहा है ना, और ये कैसे बन रहा है? एक और एक से, ठीक है। यानी कि ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। तो ऐसे वर्ण क्या क्या दिख रहे हैं आपको? आ दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है, और क्या है? बड़ी की मात्रा है, और क्या है आपका? बड़ू की मात्रा है, ठीक है। तो ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो एक समान स्वर वर्णों के मेल से बनता है, ठीक है। जैसे आ जो है किससे बनता है? अ और अ से। बड़ी की मात्रा किससे बनता है? छोटी ई और छोटी ई की बन से बनता है, ठीक है। बड़ू किससे बनता है? छोटा और छोटा,
तो ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि आपका जो संयुक्त स्वर है वो दो अलग अलग प्रकार के स्वर वर्णों के मेल से बनता है, तो जो बच रहा है वही होगा वो, ठीक है। तो चलिए अब इसमें लिखेंगे, पहला मूल स्वर में लिखना, वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से, जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से नहीं होती है, वे स्वर वर्ण जिनकी जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से नहीं होती है, मूल स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 4 है, वो 4 के नाम लिखिए, अ, ई, उ और री, ठीक है। ठीक, अ, ई, उ और री, ठीक। उसके बाद लिखेंगे दीर्घ स्वर, वे वर्ण जिनकी उत्पत्ति, वे वर्ण जिनकी उत्पत्ति एक समान वर्णों के मेल से होती है, वे वर्ण जिनकी उत्पत्ति एक समान वर्णों के मेल से होती है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। एक समान वर्णों के मेल से होती है, ठीक। इसकी संख्या 3 है, जो क्या है आपका आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ू की मात्रा, ठीक है। आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ू की मात्रा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगला लिखेंगे, अगला क्या है आपका संयुक्त स्वर, ठीक है। लिखना इसमें वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति दो असमान स्वरों के मेल से होती है, वे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति दो असमान स्वरों के मेल से होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त स्वर, ठीक। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, ए, ओ और औ, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है आपको, ए, ओ, औ, ठीक है। तो उसमें लिखते चलना, ए जो आपका मिलके बनता है अधन अधन ई से, ये बनता है आपका आधन ए से, ठीक। और जो है आपका ओ बनता है आपका अधन ऊ से, और ये बनता है ओ धन शायद ओ से, सॉरी आधन ओ से, ठीक। ए, ओ, औ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ए, ओ और औ, ठीक। संधि में जाएंगे तो ये नियम थोड़े चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो बस इसको ऐसे ही फिलहाल के लिए याद रख लेना। संधि में अलग से नियम बताऊंगा कि ओ जो है कैसे बनता है, औ जो है कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर का 2 क्लासिफिकेशन देख लिए। एक और था आपका, वो क्या था आपका, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ठीक है। तो अब ये 11 के 11 वर्णों को जब आप उच्चारण करके देखेंगे
तो आप देखेंगे कि आपके जो ओंठों की आकृति है वो सिर्फ दो प्रकार से बन सकती है, ठीक है। एक तो सर्कल और दूसरा ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। वो कोई और नहीं बनता, वो कुछ भी बोल रहा। एक आपका सर्कल बनेगा, ठीक है, सर्कल की तरह बनेगा, और बाकी जो है अब और कोई दूसरा आकृति नहीं बनता ऐसा स्पेसिफिक। मैं ऐसे ट्रेपेजॉइडल बोला था, वो अन्य आकृति में आ जाता है, ठीक है। तो अब फिर से हम देखेंगे कि ठीक है, ये 11 स्वर वर्ण फिर से आपके सामने हैं। आप मुझे बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिसको जब आप उच्चारण करते हैं तो आपके जो होंठ है थोड़े से सर्कल की तरह हो जाते हैं। बोल के देख लो, बोल के देख लो उसमें क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्वयं से एक्सपीरियंस किए कि ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ओ और औ में, ठीक है, ये चार वर्ण ऐसे हैं जो क्या होता है आपके, मतलब जब भी आप उसको उच्चारण करते हैं तो आपके जो ओठ है वो क्या है, सर्कल की तरह हो जाते हैं, ठीक है। तो इन वर्णों को बोला जाता है वृत्तमुखी, ठीक है। वृत्त मतलब होता है सर्कल, ठीक। और जो दूसरा पार्ट है जो बच रहा है उसको क्या बोला जाता है, गैर वृत्तमुखी, ठीक। तो इसमें सिर्फ उदाहरण को लिख लो, इसमें परिभाषा लिखाने का कोई वो नहीं है, ठीक है। वृत्तमुखी में देखोगे आप लोग क्या, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ और आओ, ठीक। छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ और आओ, ठीक। और जो बच रहा है जैसे क्या है आपका अ आ, छोटी बड़ी ए और री, ठीक है। यहाँ तक हो गया, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक। चले, तो यहाँ पे स्वर होता है आपका खत्म, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे व्यंजन लिखेंगे। चलिए, तो प्रश्न लिखेंगे, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक, लिखना इसमें, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम जैसे अगर क बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो होता क्या है आपका, क और अ होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि इस वर्ण को अगर आपको उच्चारण करना है तो ये स्वर का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या बोला जाता है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप अपने मन पसंदीदा कोई 4 वर्ण लिख लीजिए, व्यंजन लिखना ना, स्वर मत लिख देना, है ना। व्यंजन वर्ण के कोई 4 वर्ण आप लोग लिख लीजिए। ठीक, और जो भी 4 वर्ण लिखे हो उसको थोड़ा ब्रेक करके, जैसे अगर आप क लिखे हो तो क धन अ लिख लेना, अगर कोई और दूसरा प लिखे हो तो प और अ लिख लेना, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो ऐसा टाइप का इसको ब्रेक कर लेना, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे इसी में लिखेंगे, मानक रूप में
मानक रूप में व्यंजन की कुल संख्या 35 है, 35 है। मानक रूप में व्यंजन की कुल संख्या 35 है। ठीक है, उसमें आगे आपको बताना होगा कि स्पर्शी व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और उपक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या है आपका 2। बताइए, लिखिए आगे उसमें, जिसमें स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25, ऊष्मी व्यंजन की संख्या 4, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4, उपक्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 है। ठीक है, सभी जन को सर्दी हो गया क्या? सब लोग सुड़ कर रहे हैं। सर्दी हो गया क्या सबको? हरीश तो हमेशा सर्दी से रहता है। चलो अब लिखेंगे आगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, ठीक, स्पर्शी व्यंजन ठीक लिखना इसमें जो व्यंजन, देखो स्पर्शी व्यंजन नाम से स्पष्ट है। स्पर्श मतलब क्या होता है? टच, मतलब छू के, कचरा टाइप का, छू के दौड़ना आपको, ऐसा टाइप का है ना। तो आपका जो जीव है वो कचरा टाइप का बिहेव करेगा, वो कहीं ना कहीं छू के दौड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो मैं लिखा और उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन लिखना, जो व्यंजन कंठ, मैं जो लिखा रहा हूं उसको लिखते चलना बस। कंठ, तालु, मूर्धा, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक, मूर्धा हो गया, और ओठ और दांत, ओष्ठ या ओठ लिख लो, ओठ, दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं। आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं। आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या 25 है, जो इस प्रकार से है। जो इस प्रकार से है। अब आप लोग 5 लाइन का जगह छोड़ दो जहाँ पे आपको लिखना होगा, है ना, कि क ख मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में पूरा को वहाँ पे बताना होगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पे अगर मैं जगह छुड़वा रहा हूँ कि आपको उसको अपने से लिख लेना, तो लिख लेना। ठीक है, क्योंकि आपका जो कृपा है ना वो यहीं पे रुक जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। जैसे कई बार क्या होता है ना कि अब मेरे को क्या कुछ अच्छे नोट्स में लिखवाया रहता हूँ कहीं से इधर उधर सर्च करके। अब मान के चलो आज क्लास लेना है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ पिछले ईयर में जो भी स्टूडेंट उसको कॉल करता हूँ, बोलता हूँ कि वो वाला मतलब भेज देना मेरे को उस टॉपिक का। तो मैं देखता हूँ कि कहीं पे होमवर्क लिखा है तो होमवर्क ही लिखा है, तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कोई स्टूडेंट अगर मान के चलो 10-15 मिनट लेट आया, है ना, या आप हो सकता है 10-15 मिनट लेट आए क्लास में, शोरूम कुछ कंटेंट छूटा है तो छूटा, अच्छा वो तो कृपा कहाँ रुका है? यही रुका है। इसको जब आप कर लोगे तो आपका कृपा उद्धार हो, मतलब आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जो 5 लाइन छूटा है तो उसमें लिख लेना भैया आपसे। ठीक है, चलो, तो स्पर्शी व्यंजन हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में
ठीक है, दो ठो और थोड़ा कस करके लिख लो, ठीक है, दो डेफिनेशन और उसके बाद मैं कुछ पर्यायवाची आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो हाँ, अंतःस्थ व्यंजन क्या बता रहा था, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओठ, जीभ, तालु, दांत और ओठ को परस्पर सटाना पड़ता है, को परस्पर सटाना पड़ता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है, ठीक। क्या क्या है अंतःस्थ व्यंजन बताइए, य र ल व, ठीक है। चलिए तो लिखें इसमें य र ल व, ठीक। नोट करके लिखेंगे एक पॉइंट, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक। आपके एग्जाम में कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर पहचानिए, ऐसे करके, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा देगा आपको क्या कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर पहचानिए, और आपको ऑप्शन में देगा सबसे पहले तो स्वर ही देगा ये, ठीक। उसके बाद जिसमें डाउट होता है कि वो स्वर है या नहीं उसको देगा, ठीक है। उसके बाद एक आठों व्यंजन दे देगा फ टाइप का, और लास्ट में आपको देगा क्या, ये चारों वर्ण में से कोई सा भी एक वर्ण को, ठीक है। तो क्वेश्चन सेटिंग कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहला ऐसा लगता है कि वही है, उसके अलावा कोई दूसरा में है ही नहीं, ऐसा टाइप का, तो ये क्या हो जाता है आपका, गलत होगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन को मैं अभी करा रहा हूँ, आप लोग फट से बता पाओगे कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, आंसर है। 2 दिन बाद इस क्वेश्चन को पूछूंगा तो आधे लोग क्या हो जाएंगे, क्या खत्म, ठीक है। तो चीज़ों को आपको याद करते हुए चलना, चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक है। आपको बहुत लंबा चलना है, 1 साल का जर्नी है, ठीक है। और उसके बाद तो फिर पता नहीं, वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, वो आपके मेहनत के ऊपर है, ठीक है। तो ये है कि जितना ध्यान अभी लगाओगे उतना आपका जो आगे का टाइम है वो कम होते जाएगा, ठीक है। 5 भी लग सकते हो, बोल रहा हूँ ना, तो हो सकता है 2 में ही ख़त्म हो जाए, हो सकता है 1 में ही ख़त्म हो जाए, क्लियर। चलो तो ये हो गया आपका क्या, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक। उसके बाद 2 ठो और लिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा, बस थोड़ा सा और समय, ठीक। हाँ, लिखना ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, ठीक है। कौन सा सही होगा, बड़ा वाला सही होता है, ठीक है, छोटा वाला गलत होता है, ठीक। अगर ये वाला लिखाया होगा तो उसको सुधार लेना है ना, मेरे कैसा लग रहा है पहले उसमें व्यंजन में ये लिखा दूँ, ठीक है, तो उसको सुधार लेना, ठीक। और अगर मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन आया ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, और आप शुरू किए ऊष्म व्यंजन डैश, ठीक है, तो पहला नंबर आपका यहीं पे कटेगा शुरू में, ठीक है। ये मतलब मैं तो चेक करता हूँ ना, थोड़ा सा मैं रहम भी खा दूंगा, लेकिन वहाँ पे 1% का रहम नहीं खाएंगे आपको, इस चीज़ को ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको प्रश्न में ही ऊष्म दिया है, उसको भी दिमाग भड़केगा ना कि मैं प्रश्न में ही ऊष्म दिया हूँ और ये लिखना शुरू करता है ऐसे, तो फिर मैं तो नंबर काटूंगा ही, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, ऊष्म व्यंजन। हाँ, तो लिखना इसमें वे वर्ण जिनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न, रगड़ या
घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है। सॉरी, ऊष्मा से नहीं, ऊष्मा वायु से होता है। ऊष्मा मतलब तो हीट हो जाता है, ठीक है। वे वर्ण जिनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है। ठीक है, इनकी संख्या 4 है। क्या क्या इसमें? हाँ, शलजम का स, षटकोण का स, सरोता का स और हलवाई का ह। इन सभी वर्णों को जब आप उच्चारण करोगे ना तो ऐसा लगता है कि अंदर से गर्म, मतलब एक तो रगड़ से होता है इसका उच्चारण श, ठीक है। जब आप बोलोगे तो एक गर्म वायु बाहर आता है, ठीक है, क्लियर। तो लिख लिए उदाहरण। अब द्विगुण व्यंजन का आप लोग होमवर्क में लिख के आना, ठीक। कुछ चीज़ें मैं कराऊंगा, कुछ चीज़ें आप लोग बुक देख के लिखिएगा। बुक में दिया है, जाके पलटाना, लिख के आना, ठीक है। द्विगुण व्यंजन क्लियर। और उस चीज़ को आपको क्या है, याद भी रखना है, द्विगुण व्यंजन क्या होता है, ठीक है, क्लियर। ये तो बेसिक जो स्वर और व्यंजन है यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक। कल हम लोग जब क्लास लेंगे, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है, पर्यायवाची बचा है। कल जब हम लोग क्लास लेंगे ना तो इसमें और भी क्लासीफाई होता है। जैसे कौन से वर्णों को उच्चारण करने पे कंपन होता है। आपके स्वर तंत्र यहाँ पे होता है, क्या बोलते हैं, लैरिंक्स, ये बोलते हैं क्या, लैरिंक्स ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो उसमें कंपन किसमें होता है, वाइब्रेशन। अगर उस वर्ण के उच्चारण में अगर आप वाइब्रेशन फील करते हो यहाँ पे तो उसको क्या बोला जाता है, घोषनाद या कंपन के आधार पर उसको बोलते हैं। जिसमें हो रहा है उसको सघोष बोलते हैं, जिसको नहीं हो रहा उसको अघोष बोलते हैं, ठीक है। आपके प्राणवायु यानी कि क्या होता है, प्राणवायु एक फैक्ट होता है। प्राणवायु क्या होता है, किसी वर्ण के उच्चारण में आपके पेट से मुंह तक जो बाहर हवा आता है उसको क्या बोलते हैं, प्राणवायु। यानी कि अंदर आप उच्चारण करते समय हवा बाहर आ रहा है, ठीक। तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें आपके कम मात्रा में वायु आता है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में वायु बाहर आती है, ठीक है। तो जिसमें कम आएगा उसको अल्प प्राण, जिसको ज़्यादा आएगा उसको महाप्राण। तो उसको कल कैटेगराइज करेंगे ये सब चीज़ को, ठीक है। उसके बाद फिर ओवरऑल जो 52 के 52 वर्ण हैं उसको उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण कंठ से होता है, गले से होता है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, आपके गले से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग उसको कल देखेंगे, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद चलो हम लोग देखते हैं आपका पर्यायवाची। ठीक, पर्यायवाची का इम्पोर्टेंस सिर्फ 2 नंबर का है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक। आपको ऐसा है, ये नहीं है कि आपको सिर्फ यही एग्ज़ाम देना है, हो सकता है आप कोई दूसरा एग्ज़ाम भी फाइट करो। आपको जब वो करोगे, ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन बहुत सारे कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची अगर आपको बनाने आएगा बहुत कुछ, ठीक है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ये नहीं बोलूँगा कि पूरा बन जाएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा वो चीज़, क्लियर है, ठीक। तो चलो, तो हम लोग डेली हम लोग का जो पैटर्न रहेगा, आज तो खैर मैं डायरेक्ट टॉपिक पढ़ाया, ठीक है। कल जो लेक्चर होगा या आगे जो लेक्चर होगा उसमें ऐसा रहेगा कि मैं आके सबसे पहले आप लोग को कम से कम 5 पर्यायवाची कराऊंगा। कम से कम 5 पर्यायवाची आप लोग को कराते चलूँगा। उसके साथ साथ 5 या 4 जो भी बनेगा आपको समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कराते चलूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँगा, आप उसको अपने एंड से ट्राई करना, फिर मैं उसको समझाऊँगा, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी में कुछ टॉपिक ऐसा है जिसको आपको डेली पढ़ना है ना। जैसे पर्यायवाची जो है ना, आपको समुद्र है पूरा, और उसको डेली वहाँ से एक लोटा पानी लेके आपको बस पढ़ते जाना, सीखते जाना, ठीक है। और इतना सब सीखने के बाद आपको लास्ट में कितना नंबर का आता है, वो 2 नंबर का। तो थोड़ा सा इसको एकदम पूरा ख़त्म कर दूंगा, ऐसा टाइप वाला उसमें एटीट्यूड, ऐसा क्या पर्यायवाची में 3 दिन में पढ़ के ख़त्म कर दूंगा, वो नहीं होगा, है ना। तो उसमें 2 नंबर के हिसाब से
जो जो चीज़ सीखते हुए चलना है, जो जो चीज़ कॉमन आता है उसको मैं कराते यहाँ से चलूँगा। ठीक है, ये हो जाएगा। खैर ये तो हुआ कि आपको पर्यायवाची डेली पढ़ना होगा। दूसरा चीज़ ये कि आपको विलोम शब्द डेली पढ़ना है। तीसरा ये चीज़ कि आपको समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द डेली पढ़ना है। ठीक, उपसर्ग प्रत्यय तत्सम तद्भव सीख लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तत्सम तद्भव में कुछ रूल लिखाऊंगा, उस रूल से ऑलमोस्ट 70% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उपसर्ग प्रत्यय जब संधि समास सीखोगे, है ना, संधि सीखोगे तो उपसर्ग प्रत्यय भी लगभग बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक, दिक्कत करता ये सब पर्यायवाची हो गया, समुच्चारित भिन्नार्थक हो गया, विलोम हो गया। उसके बाद मैं तो आपको अब ये भी सजेस्ट करूँगा कि आपको डेली का डेली मुहावरा और लोकोक्ति को भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, मुहावरा लोकोक्ति को भी डेली आपको पढ़ना होगा। ठीक, मान के चलो कोई मुहावरा आया आपका, ठीक है, और उसका मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे वाक्य प्रयोग करोगे? मीनिंग भी तो पता होना चाहिए ना। क्लियर? जैसे 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है? भाग जाना। इसका मीनिंग पता है सबको, बचपन से पढ़ते आए हैं। एक आठ ठो ऐसा कुछ आ गया जिसका मीनिंग ही नहीं पता है, तब कैसे करोगे? ठीक है, ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम वो भी एक मुहावरा है, जो आप बता रहे हो वो भी एक मुहावरा है। वो दिखावटा मतलब जो दिखता है उस टाइप का नहीं होता ऐसा वाला। ठीक है, तो सबको भी धीरे धीरे पढ़ना। ठीक है, तो पर्यायवाची का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे सब शुरुआत करते हैं तो किसको याद करते हैं? जब आप कुछ अच्छा शुरुआत करते हो तो कौन से देवता को याद करते हैं? गणेश जी। ठीक है, तो हिंदू मान्यता के अनुसार ये है कि आप कोई भी शुरुआत करने से पहले किसको याद करते हैं? गणेश जी को। ठीक है, तो हम लोग भी गणेश का ही पर्यायवाची पहले पढ़ेंगे। ठीक, यानी कि सबसे पहले हम लोग कुछ देवी देवता जो हैं उसके आधार पे, मतलब उस पे बेस पर्यायवाची करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रकृति पे देखेंगे और कुछ कुछ कॉमन जो है उस पे देखेंगे। ठीक है, देवी देवता का जो पर्यायवाची होता है ना, उसको बनाने का मैं आप लोग को थोड़ा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, 2-3 तरीका होता है। एक होता है आपको उसके काया बोल सकते हो, काया बोल यानी कि शरीर, काया ने आत्मा होता है क्या? शरीर की रूपरेखा, ठीक है, यानी कि वो दिखते कैसे हैं। जैसे अगर मैं गणेश जी को बोलूँगा तो कैसे दिखते हैं? हाँ, सूंड है, बड़ा सा पेट है, एक ठो दांत है। ठीक है, तो ये सब करके आप बना सकते हो। एक दंत बना सकते हो, लंबोदर बना सकते हो। सर देखोगे तो हाथी के समान क्या बना सकते हो? गजानन, गजमुख, हस्तिमुख। ठीक है, 3 बन गया। आप देखो मुख पे ध्यान देते लेकिन कान पे कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो कान के आधार पे शूर्पकर्ण, हस्तिकर्ण, ये सब भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद माता के नाम पे बना सकते हो आप, पिता के नाम पे बना सकते हो, पति के नाम पे बना सकते हो। आप पत्नी, अब पति तो नहीं होंगे, पत्नी, ये सब के नाम पे बना सकते हो। ठीक है, जैसे अगर माता के नाम पे बना रहे हो, ठीक है, माता के टर्म पे क्या सुत होता है? माता पिता नहीं, बेटा बोलोगे, पुत्र, पुत्र। ठीक है, पुत्र, तो पुत्र का पर्यायवाची होता है एक सूत। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो? शिव सुत, पार्वती सुत, उमा सुत, गौरी सुत, ये सब बोला जा सकता है। ठीक है, पति किसके हैं? ये पति के लिए आप क्या लगाओगे? कांत लगाते हैं, प्रत्यय, कांत प्रत्यय। ठीक है, तो अब जैसे इसमें क्या है, इनके पति पत्नी क्या नाम है? पत्नी का नाम क्या है? रिद्धि सिद्धि। एक नाम है कि अलग अलग नाम? अलग है, तो रिद्धि कांत, सिद्धि कांत, ये सब बोल सकते हो। ठीक है, हालांकि ये प्रचलन में नहीं है, लेकिन जैसे अगर मैं बोलूँगा विष्णु जी का पर्यायवाची तो आप पढ़ते हो लक्ष्मीकांत। ठीक है, रमाकांत पढ़ते हो तो वो सब उससे पर्यायवाची बनते हैं। ठीक है, अगर ये कुछ हथियार पकड़े हैं, ठीक है, AK-47 अगर इन्होंने पकड़ा है तो उसके लिए यूज किया जाता है आयुध। ठीक है, अब जैसे गणेश जी का कुछ ऐसा स्पेशल हथियार नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि इंद्र का पर्यायवाची तो उसमें क्या होगा? वज्र उनका हथियार है, तो उससे क्या बन जाएगा? वज्रायुध। ठीक है, सेम अगर मैं बोलूं कि शिव जी का तो उसमें क्या बन जाएगा?
त्रिशूल आयुध या शूल आयुध करके, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा आपका, क्लियर है। तो कैसे कैसे बनाना है वो थोड़ा क्लियर हुआ, ठीक। चलिए तो अपन देखते हैं गणेश जी के, ठीक। तो पहले जो शरीर के जो फीचर्स है उसके बेस पे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं इनको। कर्ण से, कान से इसमें क्या बना सकते हैं, उनका जो कान है वो किसके समान है, हाथी के समान है। और हाथी के का जो कान है वो बोला जाता है कि सूपा के समान, ठीक है। तो इसलिए उनको बोला जाता है शूर्पकर्ण, ठीक है। शूर्पकर्ण के साथ साथ क्या बोला जाता है, हस्तिकर्ण, ठीक है, हस्तिकर्ण। एक आपको पूछा जाएगा समुच्चारित भिन्नार्थक में कि हस्त और हस्ती में क्या है, ठीक है। तो हस्त यानी क्या होता है आपका हाथ होता है, और हस्ती यानी क्या होता है, हाथी होता है, ठीक है। चलो एक मैं आप लोग को अभी से एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में इन केस ऐसा हुआ कि आपको किसी एक का पता है और किसी एक का नहीं पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि जो आपको पता है वो किसका है। समझ आ रहा है बात, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मान के चलो इसका एक वो है ना, वो है एक्स है ना, मतलब मान के चलते हैं इन दोनों में से किसी एक का आंसर एक्स है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि दोनों में से किसका आंसर एक्स है। तो उस केस में आप क्या करोगे, दोनों में एक्स लिख के आ जाना, ठीक है। इसमें भी आप एक्स लिख लो और इसमें भी आप क्या लिख लोगे, एक्स लिख लोगे। आधा नंबर तो मिलेगा कम से कम, ठीक है। आप तुक्का लगा दिए, मान के चलो कि इसका एक्स होगा और इसका वाई होगा, और उल्टा निकल गया वहाँ पे, तो जहाँ पे आधा नंबर मिल सकता था वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये तब लगाना है जब आपको इस तरीके का केस बनेगा, ठीक है। कि मैथ्स वाला लॉजिक भी यहाँ पे काम आता है ना, क्लियर है। आपको पता है कि हाथ एक आंसर है दोनों में से किसी एक का, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किसका आंसर है, तो आप दोनों में हाथ लिख के आ जाना, ये मेरा कहना था, ठीक है। हाँ, तो उधर से यहाँ आते हैं वापस। अब दांत के हिसाब से अपन क्या बोल सकते हैं इनको, एक दंत। मुख के हिसाब से तो क्या बोल सकते हैं, गजमुख बोल सकते हैं, ठीक है। देखो मुख का एक पर्यायवाची होता है आनन भी, ठीक है। तो इनका मुख जो है किसके समान है, हाथी के समान है, इसलिए क्या बोलते हैं, गजानन। दशानन में तो रावण हो जाएंगे। गजानन, गजमुख, एक बोल सकते हैं आपका हस्तिमुख, ठीक है। जैसे आनंद से इनका बना है क्या, गजानन, ठीक है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी का क्या बनता है, चतुरानन, क्योंकि उनके 4 मुख है, हमको 3 दिखता है क्योंकि एक पीछे साइड होता है, ठीक है। तो क्या होता है, चतुरानन। कार्तिकेय का क्या होता है, कार्तिकेय के 6 मुख होते हैं, तो इसलिए बोला जाता है षडानन, ठीक है। सदानंद मत लिख देना, ठीक है। चलो आप लोग बताना कि वो सटानन होगा कि षडानन होगा, सेकंड वाला, ठीक है, ठीक है। चलो एक और मैं आप लोग को पूछता हूँ, ठीक, उसमें बताना। एक तो षडानन आप ऐसा लिखते हो, ठीक है। एक होता है 6 मुखों वाला, तो आप ऐसा लिख सकते हो, इसमें सही कौन सा होगा, ABC नाम देते हैं ना। चलो तो आप बताइए ए वाले कितने हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ए सही होगा, इसमें कोई नहीं है। बी वाले कितने हैं, मतलब मेरा कहने का है कि 6 मुखों वाला, ठीक है। तो उसमें क्या बनेगा, तीनों में से कोई एक बन सकता है, ठीक है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ बी, कितने लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर बी होगा, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये इसको मैं क्या मानूं ठीक है, साइंस की तरफ से वाला है, ठीक। और सी जो है वो क्या है,
ठीक है। और बाकी जो लोग कुछ हाथ नहीं उठा रहे वो लोग किधर है? साइंस की तरफ से वो लोग, ठीक है, ये सही होते हैं ना कि ये, ठीक है। अब देखो आपका वर्तनी शुद्धि में सबसे बड़ा रोल आपका क्या प्ले करता है? संधि का नियम। संधि का नियम ये बोलता है कि अगर ट जो है न या म से मिलके बनेगा, ठीक है, ट जो है किससे मिलेगा आपका? न या म से, तो ये जो वर्ग है वो अपने लास्ट वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1 का 5। ट वर्ग में आपका 5 वर्ण होते हैं, तो वो अपने पहले वर्ग में ना जाके वो लास्ट वाले में चले जाता है, ठीक है। तो ट ठ ड ढ ण, तो ये ड़ आ गया, ऐसा टाइप, ऐसा टाइप का, ठीक है, षण्मुख होता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये अपन वापस आते हैं, गजानन, गजमुख, हस्तिमुख, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप पेट देखो, पेट उनका, पेट को बोला जाता है उदर, तो उसके नाम पे होता है लंबोदर, ठीक, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपको पता है कि ये विघ्नहर्ता है, विघ्नहर्ता है, ठीक है, यानी कि जो भी आपका विघ्न मतलब क्या होता है? बाधा, उसको दूर करते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? विघ्नहर्ता, ठीक है। अब आपको पता है कि इनकी माता जी का नाम क्या है? गौरी, पार्वती, हाँ वो भी है, ठीक है। तो अगर माता के साथ पुत्र वाला एक रिलेशन बना के अगर वो बनाना है, पर्यायवाची बनाना है, तो कुछ ऐसा बनेगा ये, आप इसको बना सकते हो पार्वती पुत्र, पार्वती नंदन, पार्वती सुत, ये सब बना सकते हो, सब सही है, ठीक। वैसे सेम आपका क्या है? गौरी पुत्र गणेश, गौरी नंदन, और क्या होगा आपका? गौरी सुत, हाँ हाँ तनय, पार्वती तनय कर लो, ठीक, और क्या? गौरी तनय, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। सेम चीज़ आपका शिव के साथ भी आप इनको जोड़ के बना सकते हो, ठीक, क्या? शिवपुत्र, शिवनंदन, शिवसुत, शिवतनय, ठीक है। और उसके बाद शिव का जितना भी पर्यायवाची आपको पता है वो सबको जोड़ के आप बना सकते हो, ठीक है। शंकर पुत्र, शंकर नंदन, सब कुछ, और सब सही है, ठीक। उसके बाद कुछ कुछ और अलग से इनका नाम है, जैसे क्या है? विनायक नाम है, ठीक है। और एक नया नाम चल रहा है, हेमवती नंदन भी बोलते हैं इनको, और एक और है हेरम। ये कुछ नए नए अलग अलग नाम है, अन्य टाइप में इसको बोल सकते हो आप, क्या? हेरम, पार्वती नंदन, अरे ये तो हो गया हेमवती नंदन, और क्या बोला मैं? क्या बोला यार, भूल गया मैं खुद। विनायक, हाँ। हेरम्ब, हे र में अम की मात्रा और ब, हेरम्ब, ठीक है। आपको पूछा जाएगा मैक्सिमम 4 बना लोगे, लेकिन पिछले साल ये देखा गया कि आपको सिर्फ 1 पूछा गया था, ठीक है। तो काफ़ी रिलैक्सेशन है, वरना पर्यायवाची बनता नहीं था, बहुत मुश्किल से बनता था, सीखना पड़ता था कुछ इस तरीके से बनाया जाता है अगर, ठीक है। तो ये हो गया, आगे चले। अब देखते हैं हम लोग शिव जी का। तो आप लोग कोशिश करो, है ना, इसका बनाने का। शिव जी का आप क्या क्या बना सकते हो? जैसे मैं क्या क्या बताया आपको, आप शरीर की उनकी संरचना को सोचो, किस तरीके का क्या था। जैसे ऊपर में जटा है, जिसके ऊपर क्या है? गंगाधर है, गंगा है, ठीक। यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है। गला जो है उनका नीला कलर का है, यहाँ पे सांप लपटा हुआ है, ठीक है।
हाथ में एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है, ऐसे करके। कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें उनका कामदेव के साथ फड्डा चलता था, ठीक है, लफड़ा चलता था दोनों का। तो उस कंटेक्स्ट में आप क्या बना सकते हो? कंसारी, तो आप कंसारी आप उनको बोलोगे, कृष्ण जी को कामारी बोलोगे। कंस तो वो मामा वाले ना, ठीक है। चलो आप लोग कोशिश करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। कम से कम आप लोग 10 ठो बनाओ, इतना मैं सिखा दूँ, 10 ठो आराम से बन जाएगा। हो गया 10 तो बन गया। 10 बना 10। सोचो क्या बना सकते हो, सोचो समझो देखो सीखो। हो गया 10 तो बना लिया। 8 2 ठोर बनाओ 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 बनाओ। पति पत्नी के कंटेक्स्ट वाला ही बना सकते हो। जैसे क्या बताया मैं, कांत लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या शशिकांत नहीं होता ये? नहीं। अच्छा शशिकांत। चलो देखते हैं, इधर ध्यान दो, ठीक है। अब शिव जी को इमेजिन करो, ठीक है, क्लियर। पहले तो कुछ कुछ जो एकदम कॉमन टाइप का नाम है उनको वो करते हैं, ठीक है। जैसे शंकर है, ठीक है, भोलेनाथ है, ठीक। ये एक दो कॉमन नाम है, ठीक है। और क्या कुछ याद आ रहा है क्या? रुद्र भी बोल सकते हो। जटाधर तो वो उसमें बनाएंगे अभी, है ना। जैसे आप चलो तो वो कॉमन वाला नाम उसको उधर लिख लिया हम लोग। अब हम लोग कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं, ठीक है। ऊपर देखते हैं जटा में, ठीक है। तो सबसे पहले तो जटा धारण करते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? जटाधर, ठीक है। उस जटा में क्या है? गंगा है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? गंगाधर। और शक्तिमान भी इन्हीं को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। शक्तिमान मत लिखना ना, ठीक। ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि और क्या है। हाँ अब एक बता रहा हूँ, है ना। आप देखोगे कि उनकी यहाँ पे इधर, मतलब जिधर भी है, इधर या इधर जो भी है, एक साइड में चंद्रमा है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर, क्लियर, चंद्रशेखर। उसके बाद चंद्रमा का 2 पर्यायवाची और होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ उसको, ठीक है। आप लोग शाम को जब देखते हो चंद्रमा को तो उसमें क्या दिखता है आपको? वो नहीं दिखती है ना, या वो नहीं दिखता, कुछ और दिखता है। ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखता है, ठीक। कुछ आकृति दिखता है अपने को। किसकी आकृति दिखता है? अरे वैसा नहीं बोल रहा हूँ, इसमें किसका फोटो दिखता है? ऐसा अगर मेरे चंद्रमा बोलोगे तो ये कैसा टाइप का दिखता है, ऐसा बोलना चाह। देखो दिखने को तो सबको अपनी अपनी वाली दिखती है, लेकिन जो मान्यता है, जो बोला जाता है, जो साहित्यकारों ने माना है, वो क्या है कि इसमें 2 चीज़ दिखता है। एक तो दिखता है मृग, मृग यानी क्या होता है आपका? हिरण,
ठीक है। और एक क्या दिखता है आपका, खरगोश, तो खरगोश को बोला जाता है शश, शश बोलते हैं, शश। ठीक है, क्लियर। देखो सीखो इसको थोड़ा सा। तो क्या दिखता है आपको, मृग दिखता है और क्या दिखता है, खरगोश दिखता है, शश। अब मृग का इसमें अंकन है, मृग का चित्र इसमें दिखता है, इसलिए क्या बोला जाता है, चंद्रमा को मृगांक और शशांक। ठीक है, मृगांक और क्या बोला जाता है, शशांक। अब चंद्रमा जो है किसके शिखर पे है आपके, इसके मतलब शिव जी के, तो इसलिए इनका नाम क्या बोला जाता है, मृगांक शेखर और शशांक शेखर। एक बोला जाता है क्या, मृगांक शेखर और क्या, शशांक शेखर। तो ये कैसे बना, समझ आया ये, कनेक्ट कहाँ से किए, क्लियर। मृग और शश, किसमें किसमें, ये तो आया ना मृगांक शेखर, सिंगल में तो वो चंद्रमा का आएगा ना, सिंगल रूप में वो चंद्रमा का है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप देखोगे कि आँख कैसा है, मतलब आँख के फीचर में क्या बोल सकते हैं उनको, त्रिलोचन। ठीक है, त्रिनेत्रधारी बोल सकते हो। ठीक, और आप लोग नासिक गए हो, नासिक, नासिक में क्या है, त्र्यंबकेश्वर है। ठीक है, तो त्र्यंबक, अब आपका जो आँख का पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, एक तो लोचन होता है, नेत्र होता है, और एक क्या होता है आपका अम्बक, तो इसलिए त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, इसलिए बोला जाता है इसको त्र्यंबक। हाँ, रामेश्वरम नहीं, वो सब नहीं लिखना है, आँख के पर्यायवाची में जो समझ रहे हो वो सब। ठीक है, क्लियर। उसके बाद और बताइए, हाँ, भुजंगधारी बोलते हैं। ठीक है, कंठ, उनके गला जो है क्या है, वो नीले, मतलब हुआ क्या था पता है ना आप लोग को, है ना, क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें आया था जहर, जहर कोई पीने के राजी नहीं हुए, हमारे कौन पी लिए, शिव जी, तो इसलिए उनको बोला जाता है नीलकंठ। ठीक, और गले में आप देखते हो कि हमेशा सांप चलते रहता है। ठीक है, तो इसलिए उनको बोला जाता है क्या, भुजंग धारी, विषधर। ठीक, भुजंगधारी और क्या होता है, विषधर। क्लियर। उसके बाद और देखते हैं, यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट चले। अब हम लोग देखते हैं इनका जो अस्त्र वस्त्र है, अस्त्र है उसके आधार पर, अस्त्र होगा कि शस्त्र होगा, अस्त्र और शस्त्र में फर्क पता है ना, क्या होता है, हाँ, जिसको फेंक के मार सकते हैं, जैसे भाला, भाला से आप ऐसे ऐसे नहीं लड़ सकते, आपको फेंकना पड़ेगा, है ना, क्लियर। तलवार क्या होगा, शस्त्र में आएगा। ठीक है, ऐसे करके तलवार। ठीक है, तो अब इनका तो शस्त्र और अस्त्र दोनों में आएगा। त्रिशूल ऐसे घुसा भी देते थे किसी के में, और किसी फेंक के भी मार देते। ठीक है, हथियार ले लेते हैं ना, मल्टीपर्पज था वो हथियार। जैसे एक बोला जाएगा क्या इसको, मतलब वो हाथ में रखते थे। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है त्रिशूल पाणी। ठीक है, पाणी मतलब क्या होता है आपका, हाथ होता है, इसलिए सरस्वती जी के अगर आप वो बनाएंगे पर्यायवाची तो क्या बनता है, वीणा पाणी। क्या है, हनुमान जी के बनाएंगे तो क्या बनाएगा, गदा पाणी। गदा, गदा लेके घूमते हैं ना, कल घूम रहे थे कई लोग, देखे नहीं। ठीक है, गदा पाणी। ठीक, और उसके बाद अगर मैं वो बोलूँ आपको, और क्या बच गए, विष्णु जी, विष्णु जी चक्रपाणी। ठीक है, तो ऐसे बनता है आपका पर्यायवाची, त्रिशूल पाणी, या इसी को आप बोल सकते हो शूल पाणी। और मैं आपको बताया था आयुध वाला, तो आप बना सकते हो उसमें शूलायुध या त्रिशूलायुध, वो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
चलो, तो ये हथियार के कंटेक्स्ट में ये बन गया। उसके बाद और बताइए और क्या बना सकते हैं? डमरू से हाँ, डमरू से, डमरूधर बिल्कुल लिख सकते हो, डमरूधर। फड्डा, लफड़ा, मैटर, क्या राज? हाँ, हेमराज लिख लो, पक्का वही है ना? अच्छा, हिमराज की हेमराज होगा फिर, हेमराज वो हो जाएगा। हाँ, गिरीश, गिरीश भी बोलते हैं इसी नाम पे, ठीक है। देखो, और आपको पता है कि वो निवास कहाँ करते हैं? कैलाश में, ठीक है। तो इस नाम से उनको बोला जाता है कैलाशपति, ठीक है। और एक और नाम बोला जाता है गिरीश, ठीक है। ये बनता है गिरिधन ईश से, और गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत पहाड़, और ईश मतलब क्या होता है उसके? स्वामी या ईश्वर, ठीक है। तो पर्वत के जो वो है स्वामी है, उसको क्या बोला जाता है? गिरीश। महेश भी है, वो सब में आ जाएगा, वो कॉमन टाइप का जो नाम था वो सब में है महेश। और क्या? वो पति पत्नी वाला कंटेक्स्ट जब देखेंगे तो उसमें आएगा। क्या क्या बनेगा बताओ? बना सकते हो, लेकिन अब देखो इतना सारा मैं बता दिया हूँ, 50 ठो करीब पहुँच जाएंगे, तो उतना छोड़ दो उसको। मत बनाओ सबको, ठीक है। जो इस तरीके से बन रहा है ना उसको बनाना, क्लियर। केदारनाथ जैसे त्रयंबक जो है कंटेक्स्ट में बना 3 नयन के हिसाब से, ठीक है, तो वैसा बनाना, क्लियर। हाँ, मैटर किसके साथ है? कामदेव के साथ। बढ़िया। ये क्या कर रहे थे आपका? उसमें लगे, ध्यान में लगे थे, आके नाच दिए, ठीक है, भंग कर दिए, क्लियर। तो क्या कर दिए? भंग कर दिए, जा बेटा करके ले, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कामारी, कामारी, ठीक है। चलो मैं यहीं पे आपको काम का भी 1-2 पर्यायवाची बताता हूँ, बाकी बाद में बताऊंगा, ठीक है। कामदेव का, ठीक, इनको बोला जाता है अनंग, ठीक है। अनंग क्यों बोला जाता है? अभी तो बताया, भस्म कर दिए, तो फिर क्या बचेगा? देखो स्टोरी कुछ ऐसा था, क्या था कि वो भक्ति में लीन थे, भक्ति में नहीं मतलब ध्यान में लीन थे। अभी नाचा कूदा कस के, ठीक है। तो शिव जी गुस्सा हो गए, ये क्या बजा रहे हो, ठीक ना। आँख खोले तीसरा वाला और उसको क्या कर दिए? भस्म कर दिए। तभी उनकी पत्नी आई, रिक्वेस्ट की, मालिक इस टाइप का तो मत करो करके, ठीक है। तो वो थोड़ा से, आप जानते हो शिव जी भोले हैं, ठीक है, पिघल गए और बोले कि आपके पति का अस्तित्व तो नहीं रहेगा, लेकिन उनका एक नाम चलेगा, और वो क्या रहेगा? आपका अनंग, ठीक है। अनंग मतलब क्या? बिना अंग का। सभी कुछ नहीं है तो बिना अंग ही बोलोगे ना उसको, ठीक है। उसके बाद आपको पता है काम जो होता है एक भावना होता है, भाव होता है ना। काम जो है, आप लोग सभी मैच्योर है, इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। काम क्या है? एक भाव होता है, और वो कहाँ पे आता है? मन में आता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मनमत, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? मनमत, ठीक। तो कामदेव से क्या बन जाएगा? कामारी बन जाएगा, अनंगारी बन जाएगा, मनमथारी, ये सब भी का बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, कामदेव तक यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप पति पत्नी कंटेक्स्ट में देख लेते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोग। इनकी पत्नी का नाम क्या है? पार्वती है, ठीक है। देखो पत्नी के कंटेक्स्ट में अगर आप बनाओगे पति पत्नी वाला, तो एक आप लगाओगे कांत प्रत्यय, और दूसरा क्या लगाओगे आप? प्रिया। प्रिया लगाओगे कि प्रिय लगाओगे? गौरी प्रिय, शिव प्रिया नहीं, प्रिय लगाओगे, ठीक। तो इस वजह से आपका क्या बन जाएगा? पहले तो आप पार्वती पति ऐसे भी बोल सकते हो, गौरी पति भी बोल सकते हो, और उमापति भी बोल सकते हो, ठीक। इसके साथ साथ आप इसको पार्वती कांत भी बोल सकते हो, गौरी कांत भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर प्रचलित क्या नाम है आपका? उमाकांत, ठीक। उसके बाद आप पार्वती प्रिय लिख सकते हो, गौरी प्रिय, और क्या आपका
उमा प्रिय, ये सब आप लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? ठीक। और कुछ छूट रहा है, और कोई कंटेक्स्ट छूट रहा है लग रहा है? बस, और कितना करोगे? लिखना चार्ट है, ठीक है। तो क्लियर है चीज़ें कैसे कैसे बन सकती, क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। कल जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो मैं जो आप लोग को बताऊँ क्या कि सबसे पहले क्या करेंगे, पर्यायवाची, फिर मैं समुच्चारित भिन्नार्थक कराऊंगा, और उसके बाद मैं क्या कराऊंगा, जो हम लोग को पढ़ना है आगे वो पढ़ते चलेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग घर जाके भी पढ़िए, बहुत मेहनत। अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि हिंदी एकदम उसका ख़त्म है, ख़त्म मतलब ख़त्म, बहुत मेहनत का ज़रूरत पड़ेगा ना, पहले बता रहा हूँ। अगर इस एग्ज़ाम को निकालना है, बात यह कि एग्ज़ाम की डिमांड है कि आपको हिंदी आना चाहिए, ठीक। तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, आपको करना है, मैं बस आपका हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।